वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंख्यता। पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है अभिक्रिया की अनुसंख्यता या आणविकता। देखो यहाँ पर बात आती है आणविकता या अनुसंख्यता के बारे में। तो अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंख्यता से आप क्या समझते हैं, ध्यान से सुने इस बात को। जब भी आप कोई भी अभिक्रिया करवाते हो, ठीक है, जब आपने कोई भी अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया में आपके अभिकारक कितने हैं, अभिकारक के मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या कितनी है, वही उसकी अनुसंख्यता कहलाती है। देखो नाम से पता चल रही है कि अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंख्यता, है ना। अब अनुसंख्यता है तो अनुसंख्यता से मतलब है कि अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में अभिकारक कितने अणु भाग ले रहे हैं, वही इसकी अनुसंख्यता कहलाती है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन को कि अभिक्रिया के किसी भी पद में भाग लेने वाले अभिकर्मकों के अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंख्यता कहलाती है। बिल्कुल इजी सा है, रिएक्शन ले लिया आपने, कोई भी अभिक्रिया करवा दिया आपने। अभिक्रिया के अंदर क्या देख रहे हो कि जो आपके पास अभिकारक है इनके अणुओं की या परमाणुओं की या आयनों की संख्या कितनी है, वही उसकी अनुसंख्यता कहलाती है। ठीक है, तो अब आपने रिएक्शन करवाई, आपने अभिक्रिया करवाई, रिएक्शन बोल रही मैं, अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया में आपने देखा कि ये तो आपके पास क्या है, एक है, ये पर्टिकुलर आपके पास क्या है, ये एक है। और हमें डेफिनेशन में स्पष्ट बोला गया है कि हमें अभिकर्मकों के अणुओं की कुल संख्या देखनी है। तो यहाँ पर अभिकर्मकों के अणुओं की कुल संख्या कितनी है, जहाँ कुछ भी नहीं होता उसका मतलब होता है एक, जहाँ कुछ भी नहीं होता उसका मतलब होता है एक। हमें उत्पाद नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अभिकारक देखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसकी अनुसंख्यता है वो कितनी है, एक है। क्लियर बात। अब नेक्स्ट जो आपको समीकरण दे दी गई है, जो आपको नेक्स्ट क्या कहते हैं रिएक्शन दे दिया गया है, इसमें देख रहे हो आप कि ये आपके पास क्या है, 4HBr है। 4HBr एक O2 के साथ मिलकर 2H2O 2Br2 बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, देखो 4 तो आपके HBr की है और एक आपके पास क्या है, O2 का है, यानी 4 HBr और एक O2 मिलकर क्या बना रहे हैं आपके 5। कितने बना रहे हैं आपके 5। तो इसकी जो अनुसंख्यता है वो है 5। अब बात आती है कि 2KClO3 के अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी संख्या वो कितनी है, 2, तो अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी, 2। देखो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, नॉर्मल बात है कि कोई भी आपको अभिक्रिया दे दी गई है और उस अभिक्रिया में अभिकर्मकों के जो संख्या भाग ले रही है अभिक्रिया के लिए, उसी को हम अनुसंख्यता या आणविकता कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो है अभिक्रिया की कोटि। देखो कोटि किसे कहते हैं, अगर अपने कोटि की बात करते हैं तो कोटि क्या होता है कि आपने अभिक्रिया का वेग निकालते हो, पीछे मैंने आपको सिखाया है कि अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। अभिक्रिया का वेग जो होता है वो समानुपाती होता है अभिक्रिया की सांद्रता के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, चीज़ ज़्यादा ईजी लगेगी आपको। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। मैंने आपको क्या कहा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग कोटि कहलाता है। अब देखो यहाँ पर यह आपने अभिक्रिया लिख दी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, स्पेशल इसने बोला है अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अभिकारक ये है, वो तो उत्पाद है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अभिकारक देखने हैं। अभिकारक के अगर अपने बात करें सांद्रता के घातांक, अब देखो जब हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो वेग लिखते वक्त हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अभिकारक है उनकी सांद्रता को क्या कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने गुणनफल कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो M1 है, M2 है, जो मोलों की संख्या है, हम इसको कैसे लिखते हैं तो ये आपको पीछे बताया हुआ है। अगर जिनको नहीं पता वो दोबारा सुन लें,
मोलों की संख्या हमेशा घातों में जाती है, मोलों की संख्या हमेशा घातों में जाती है। तो अब आप देखोगे अगर मैं इसको समानुपाती वेग की अभिक्रिया के वेग के समानुपाती लिखूंगी तो किस तरीके से लिखूंगी। यहाँ पर मैंने ए ले लिया, दूसरा मेरे पास क्या है बी है, बी ले लिया, लेकिन इसमें जो मोलों की संख्या है उसको मैंने कहाँ लिख दिया, इसके घातों में लिख दिया। अब इनको घातों में लिखने के बाद मैंने अभी आपको कहा कि कोटि क्या है, कोटि मैंने आपको कहा कि क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। अब ये घातों में चले गए, ये इनकी सांद्रताओं का घातांक ही तो है, ये आपके पास जो अभिक्रिया है अभिकारक है उनकी सांद्रताओं का घातांक ही तो है। अब इसमें क्या है कि ये जो घातांक है इन दोनों को आपने जोड़ देना है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा कोटि, योग कहा है तो वो होगी आपकी कोटि। क्लियर बात है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया है 3NO से NO2 प्लस में 2N2O बन रहा है आपका, ठीक है। अब इसमें आपको वेग दे दिया गया है समानुपाती NO और उसके घात पे लिख दिया गया है 2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यानी जो इसकी कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी 2। कैसे पहचाना आपने, घात में कितने हैं, हम घात से पहचानेंगे इसमें। दूसरा देखते हैं, अब आपके पास ये दे दिया आपको रिएक्शन और आपको ये लिख दिया कि NH3 जो है इसकी घात में 0, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 0। कैसे पहचाना आपने सिर्फ और सिर्फ इसके घात को देखना है। नेक्स्ट आपको दे दिया कि मैंने CH3CHO CH4CO, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेग, अगर आपको वेग इतना दे दिया गया तो कोटि आप बता सकते हो, बिना डाउट आप बता सकते हो। आपने सिर्फ इसके घातों को देखना है, घात कितना है 3/2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.5। क्लियर बात। अब देखो एक चीज आपको ऐसा लगेगा कि ये कोटि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जो अनुसंख्यता है वो तो बिल्कुल इजी सा है कि उसमें अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं वो सारे के सारे अनुसंख्यता है। कोटि में क्या हो रहा है, देखो कोटि और अनुसंख्यता में वैसे आपको एक बेसिक से अंतर बताती हूँ। देखो समझना इस चीज को। देखो मैंने आपको क्या बताना है कि जो हम रिएक्शन करवाते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, कि कोई भी आपको अभिक्रिया दे दी जाती है, आपको संतुलित करना होता है कि मान लो एक तरफ नाइट्रोजन की संख्या कम है दूसरी तरफ ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो इधर और नाइट्रोजन ऐड कर देते हो, यानी उसके मोलों की संख्या बढ़ा देते हो ताकि रिएक्शन संतुलित हो जाए, दोनों तरफ वो क्या हो अभिकारक और उत्पाद इक्वल हो। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि हम जब कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिकारक और उत्पादों के जो मोलों की संख्या होती है वो हमेशा इक्वल होती है, कम ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। तो बात आती है कि अनुसंख्यता और कोटि में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि अनुसंख्यता इतनी है कोटि इतनी है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो अनुसंख्यता है ना वो है आपका सैद्धांतिक मान और जो कोटि है ना वो है आपका प्रायोगिक मान। देखो सैद्धांतिक मान में और प्रायोगिक मान में क्या अंतर है। सैद्धांतिक मान तो होता है कि जो हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है एक टाइप से, ठीक है। प्रायोगिक मान होता है कि जो प्रैक्टिकल के दौरान आपको जो आंसर मिल रहा है ना आपको वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकली प्रूफ है। सैद्धांतिक मान में गलतियां हो सकती है, मतलब सीधी सी बात यह है कि जो हमारा मान हम जो खुद से देते हैं वो सैद्धांतिक होता है और जो प्रैक्टिकल से प्रूफ किया हुआ मान होता है वो आपका प्रायोगिक मान होता है। बस इतना ही अंतर है अनुसंख्यता और कोटि में। देखो अनुसंख्यता की बात करें तो अनुसंख्यता एक प्रकार का आपका क्या है सैद्धांतिक मान है, ये क्या है आपका एक प्रकार का सैद्धांतिक मान है। और ये क्या है आपका, ये है आपका, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये है आपका प्रायोगिक मान, ये है आपका प्रायोगिक मान। अभी मैं आपको बता रही थी कि जैसे मान लो आपको कोई भी अभिक्रिया दे दी जाती है, ठीक है, और अभिक्रिया में आपको बोल दिया जाता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इस अभिक्रिया को संतुलित करो, क्योंकि अभिक्रिया संतुलित नहीं है। जैसे मैंने मान लो मैंने आपको दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ही समझना कि मैंने आपको ये लिख दिया, मैंने लिख दिया NH3N2 प्लस में 3H2। अब आप बोलोगे कि मैम ये अभिक्रिया तो संतुलित ही नहीं है, क्योंकि जितने अभिकारक में आपके अणुओं की संख्या होनी चाहिए उत्पाद में भी अणुओं की संख्या उतनी होती है।
कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, लेकिन उत्पाद में नाइट्रोजन मैंने 2 बना दिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितने आप अभिकारक लोगे उतने ही आपको उत्पाद बनाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है अब हमारे पास क्या हो गया, कम। तो अगर हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए तो हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए खुद से यहाँ पर 2 लगा देते हैं, फिर हम कहते हैं कि अब तो ये अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ पर 2 लगा दिया हमने, यहाँ पे आपके 2 नाइट्रोजन मिल गए। पीछे हाइड्रोजन भी 3 बन रहे थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, तो अब हाइड्रोजन भी कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो अब ये अभिक्रिया संतुलित है। तो इस प्रकार जब हम खुद से अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो वो होता है आपका सैद्धांतिक मान। दोबारा सुनना कि जब आपको कोई भी अभिक्रिया दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो आप अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2, 3, 4, 5 जितने भी आप मॉलिक्यूल्स लगाते हो, खुद से लगा देते हो, तो वो तो होता है सैद्धांतिक मान। प्रैक्टिकल मान क्या होता है कि आपने अमोनिया लिया, आपने नाइट्रोजन लिया, आपने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। चलो अपने रिएक्शन रिवर्स भी चलता है, यानी ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो आप समझो कि ये आपके पास अभिकारक है, ये आपके पास उत्पाद है। एक बार समझो इस चीज़ को, ताकि आपको मैं जो समझाना चाहती हूँ वो समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो कि आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। मैंने आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे दिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से आप अमोनिया बना रहे हो, ठीक है, आपने 2 नाइट्रोजन के ले लिए, 3 हाइड्रोजन गैस ले लिया, ठीक है। जब दोनों के बीच अभिक्रिया की ना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ही बने। अगर हम प्रैक्टिकली सोचे कि हमने नाइट्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, दोनों के बीच अभिक्रिया करवा दी, अभिक्रिया के दौरान सैद्धांतिक मान ये कहता है कि यहाँ पर 2 NH3 आना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक मान जरूरी थोड़ी ना वही कहे। हो सकता है कि आपके अमोनिया के एक ही मॉलिक्यूल बने। समझ आ रही है बात। मान लो अगर यहाँ पर एक NH3 बनता है, तो ये देखो, अगर मैं इसको ऐसा समझाऊं आपको, मैं ऐसे करती हूँ, चलो आप ना ऐसे करो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ताकि मैं आपको अच्छे से जो चीज़ें बताना चाहती हूँ मैं बता सकूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे इनके अंतर के बारे में अच्छे से डिटेल से। बताया था कि अब हम इसके अंतर के बारे में बात करेंगे। तो देखना यहाँ पर सबसे पहला अंतर तो यही है कि अणु संख्यता में क्या होता है कि यह एक सैद्धांतिक मान है और कोटि में क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है। तो देखो इस चीज को अब समझना जो मैं समझाना चाहती थी। देखो मान लो आपके पास कोई भी अभिक्रिया है, मैंने लिख दिया N2 प्लस में 3H2, क्या बन जाएगा आपका 2NH3, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिख दिया कि N2 प्लस में 3H2 क्या बन गया, NH3। अब आप बोलोगे कि मैम ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभिकारक हमने नाइट्रोजन लिए हैं 2, हाइड्रोजन लिया 6, लेकिन यहाँ बन रहा है नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, है ना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं खुद से। हम देखते हैं यहाँ जितने मोलों की संख्या उतने ही मोलों की संख्या यहाँ बनेगी, तो अभिक्रिया क्या रहेगी हमारी, संतुलित, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये अभिक्रिया संतुलित है। अब देखो बात समझना, अब जो मैंने अभिक्रिया को संतुलित की है वो खुद से की है, यानी यह एक प्रकार का सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान तो समझ आ गया। अब बात आती है कि प्रायोगिक मान क्या है। अब देखो आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, दोनों के बीच अभिक्रिया करवाई। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अमोनिया का 1 या 2 मॉलिक्यूल बने। हो सकता है भाई आपने एक N2 लिया है, 3H2 लिया है, अमोनिया का 1 मोल ही बने। समझ आ रही है मेरी बात। प्रैक्टिकल मान की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही प्रैक्टिकल रिजल्ट हो। तो सीधी सी बात है कि जो कोटि है वो आपके सैद्धांतिक मान पर निर्भर नहीं कर रहा, वो आपके प्रैक्टिकल मान पर निर्भर कर रहा है। और प्रैक्टिकल मान जो होगा वो प्रैक्टिकल पर डिपेंड होगा, ना कि आपके अनुसार होगा। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर जो ये आपका बनेगा, अगर कोटि की बात करें तो वो प्रायोगिक मान होता है, और अगर अपने अनुसंख्यता की बात करें तो वो आपका सैद्धांतिक मान होता है। अब बात आती है कि अनुसंख्यता का मान। देखो आप अभिक्रिया करवा रहे हो, तो अभिक्रिया में आप
अणु तो लोगे ना, 1 लो, 2 लो, 3 लो, अणु तो लेना ही पड़ेगा आपको, तभी आप उसका उत्पाद बना सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि जो अणु संख्यता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन कोटि का मान 0 हो सकता है। ठीक है, अणु संख्यता कभी 0 नहीं हो सकती, कोटि 0 हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है इसका मान, देखो पहली बात शून्य वाला जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि भाई इसका मान सदैव पूर्ण संख्या होती है। अब आपको पता है अणु संख्यता लोगे तो या तो आप 1 मोल लोगे, या आप 2 लोगे, या 3 लोगे। ठीक है, आधा मोल थोड़ा ना लोगे आप, 0.5 मोल थोड़ा ना लोगे आप, ये थोड़ा ना होता है। 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, यानी कहने का मतलब है कि जो मोलों की संख्या है ना वो पूर्ण संख्या के रूप में होगी। अणु संख्यता हमेशा पूर्णांक के रूप में होगी, यानी एक पूर्ण अंक होगा, दशमलव में या फिर भिन्न में कभी नहीं होगा। लेकिन कोटि में आपको पीछे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, याद हो तो, है ना, पीछे एक एग्जाम्पल बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि इसकी जो कोटि है वो है 3/2 यानी 1.5 है। तो अब आप देख रहे हो कि वहाँ पे जो कोटि है वो क्या है, आपकी भिन्न संख्या के रूप में यानी दशमलव के रूप में है ना। तो अपने बोल सकते हैं कि ये जो आपकी अणु संख्यता है वो हमेशा किसके रूप में होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है, लेकिन ये भिन्नात्मक और पूर्ण दोनों ही हो सकता है। पूर्ण तो हो भी सकता है आराम से, भिन्नात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि अणु संख्यता हमेशा धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है, लेकिन जो आपकी कोटि है वो आपकी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आपको इनके बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा, और ये चीज़ जो है ना आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अणु संख्यता में और कोटि में डिफरेंस यानी अंतर बताइए, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हो। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अणु संख्यता और कोटि समान हो भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार समान हो। क्यों, ये सारा मैं अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे, देखो कोटि का आप पढ़ोगे ना कि जो कोटि है ये आप 3 प्रकार से पढ़ोगे। इस चैप्टर के अंदर 3 प्रकार की कोटियाँ पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ोगे कोटि जिसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक आप पढ़ोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा आप पढ़ोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और थर्ड आप पढ़ोगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इनके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इनके मात्रक देखेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे, मात्रक देखेंगे कि इनका मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इन तीनों के मात्रक की बात करें ना, तो आपको एक कॉमन मात्रक चाहिए पहले तो। ठीक है, क्या मात्रक है वो, देखो आपने पीछे वेग का फॉर्मूला पढ़ा है, वेग समानुपाती प्लस माइनस डेल सी अपॉन में डेल टी होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे ना, तो इसका मात्रक क्या होगा आपका, अब देखो डेल सी अपॉन में डेल टी क्या होता है, डेल सी यानी जो आपकी सांद्रता है वो है मोल अपॉन में लीटर। तो सांद्रता के लिए तो अपने क्या लिख देंगे, मोल अपॉन में लीटर, और साथ में टी का मान क्या है आपका, सेकंड। टी का मान क्या आपका, सेकंड है। तो अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको दोबारा सुने, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनटू में सेकंड बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मोल अपॉन में लीटर तो क्या है, पूरे सांद्रता को बता रहा है, और जो सेकंड है वो आपका किस में जा रहा है, वो आपका जा रहा है समय को बता रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मोल अपॉन में लीटर, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये रेस कर देती हूँ, ये तो आपको बताया हुआ है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सेकंड इनवर्स। सेकंड नीचे था, ऊपर चला गया इनवर्स के रूप में, और यहाँ पर जो मोल है ना, अब यहाँ पर आपको एक मान रखना है, वो है 1 माइनस एन। अब ये जो आपका फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले की अगर अपने बात करें तो ये कॉमन फॉर्मूला बन चुका है, और ये कॉमन फॉर्मूला जो है इसी से हम शून्य की, प्रथम की और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मात्रक ज्ञात करेंगे। समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पर कि ये जो आपका n है फॉर्मूले में, वो n किसको बता रहा है, वो कोटि को बता रहा है। यानी अगर आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई तो n का मान 0 होगा, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई तो n का मान 1, और अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई तो n का मान 2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने किसका मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहला हमारा क्या रहेगा,
शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। अब देखो, अगर अपने शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक ज्ञात करते हैं तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि कॉमन फॉर्मूला हमारा क्या चलेगा, ये। तो सबसे पहले इसी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन में लीटर ब्रैकेट, अब 1 माइनस एन का मान क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात चल रही है और सेकंड इनवर्स तो आपका आ ही गया, ठीक है। अब जब 1 में से 0 को घटाओगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मान 1 ही आ जाएगा। मतलब जब इसका मान 1 आ जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका मोल, ये बट्टे में है ऊपर जाके लीटर इनवर्स, और ये आपका है सेकंड इनवर्स। ये तो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक। अब बात आती है कि अब हम ज्ञात करेंगे किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। अब देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम मात्रक ज्ञात करें तो फॉर्मूला जो कॉमन है वही लेके चलना है। क्या हो जाएगा आपका, मोल अपॉन में लीटर। अब यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, अब देखो 1 में से 1 माइनस होगा तो ऑल ओवर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। और जब किसी का घात 0 होता है ना तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये तो मैथ वाले बच्चों को पता ही होगा और साइंस वाले बच्चों को लगभग पता ही होता है। तो जिनको नहीं पता वो याद रखना, जब आपके किसी भी चीज़ के घात का मान 0 होता है तो आपकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी ये हो जाएगा 1 सेकंड इनवर्स। ये 1 ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स। ये होगी शून्य कोटि के लिए। अब आपके